Dear students, today we are going to discuss small intestine with reference to digestion and absorption of food. Small intestine is a long tube between stomach and large intestine. इसकी लंबाई डेड बॉडी में 6 मीटर होती है, जबकि लिविंग बॉडी में 3 मीटर होती है। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम पर यह मुश्तमिल है। पेरिटोनियम की डबल लेयर के जरिए स्मॉल इंटेस्टिन एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच होता है। इस डबल लेयर को मेसेंट्री कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टिन का पहला पार्ट डियोडिनम है। डियोडिनम के मानी है 12, क्योंकि इसकी लंबाई 12 उंगलियों के विड्थ के बराबर होती है। डियोडिनम इज एज लॉन्ग एज विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच होती है, और इसकी चौड़ाई यानी विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है। यह स्मॉल इंटेस्टिन का वो पार्ट है जिसमें लिवर और पेंक्रियास की सिक्रीशंस शामिल हो जाते हैं। डियोडिनम स्टार्ट होता है स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से। स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से डियोडिनम स्टार्ट होता है। यह शुरू में एक शॉर्ट पार्ट की सूरत में होता है और ये फौरन बेंड लेकर जेजुनम के साथ मिल जाता है। डियोडिनम के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को विलाई कहा जाता है। हर विलस की लंबाई तकरीबन 0.5 मिलीमीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टिन का दूसरा पार्ट जेजुनम है। जेजुनम के मानी है एम्प्टी। डेड बॉडीज में ये एम्प्टी होता है, इसीलिए इस बिना पर स्मॉल इंटेस्टिन के इस दूसरे पार्ट को जेजुनम कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टिन का तीसरा और आखिरी पार्ट इलियम है। इलियम के मानी है क्वाइल्ड या ट्विस्टेड। क्योंकि ये क्वाइल्ड होता है इसीलिए इसका नाम इलियम रखा गया है। स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, ILEUM, इलियम। इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टिन का डायमीटर, उसकी वॉल थिकनेस और सर्कुलर पोर्स की तादाद में बतदरीज कमी आती है शुरू से आखिर तक। सर्कुलर पोर्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टिन की लाइनिंग में सर्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें सर्कुलर पोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं जी विलाई की। विलाई, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर। हर विलस के ऊपर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है और इसके अंदर लिम्फेटिक कैपिलरी होती है जिसे लैक्टियल कहा जाता है। इसकी मिल्की अपीयरेंस होती है, इसके अंदर जो लिम्फ होता है उसकी मिल्की अपीयरेंस होती है, इसी बिना पर इसे लैक्टियल कहा जाता है। इसके अलावा विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। एपिथेलियल सेल्स के फ्री सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है।
इन माइक्रोविलाई के मेम्ब्रेन में कई एंजाइम्स एम्बेडेड होते हैं। इन एंजाइम्स को ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोविलाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ब्रश के ब्रिसल्स की तरह नजर आते हैं, इसीलिए विलस के एपिथेलियम के माइक्रोविलाई को ब्रश बॉर्डर कहते हैं और इन माइक्रोविलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड एंजाइम्स को ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कहा जाता है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स निहायत अहम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो पता ये चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर्कुलर फोर्स भी हैं, विलाई भी हैं और माइक्रोविलाई भी हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 300 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाता है। 300 स्क्वायर मीटर एक बड़ा एरिया होता है। इस बड़े एरिया की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली होता है। अब चलते हैं हम डियोडिनम में डाइजेशन की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब काइम स्टमक से डियोडिनम में पहुंचता है तो इस काइम के साथ पैंक्रियाटिक जूस भी शामिल होता है और बाइल भी शामिल होता है। ये दोनों सिक्रीशंस फूड की डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस एक मिक्सचर होता है वाटर, सॉल्ट्स और मुख्तलिफ एंजाइम्स का। सॉल्ट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट निहायत अहम है। चूंकि ये बेसिक होता है तो लिहाजा स्टमक से आने वाले एसिडिक काइम के पीएच को इंक्रीज करके 8 तक ले जाता है। स्टमक से आने वाले काइम को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करके स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम के पीएच को इंक्रीज करके 8 तक लेके जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में कई आम एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कहते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिनको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी कहा जाता है और न्यूक्लियेजेस। आइए इन एंजाइम्स के फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक करना, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें हाइड्रोलिसिस का अमल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोलाइज होना। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है जिसे माल्टोज कहा जाता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स पर एक्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड्स में फैट्स एंड ऑयल शामिल है और उन्हें कन्वर्ट करता है मोनोग्लिसराइड्स में, डाइग्लिसराइड्स में और इसके अलावा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियाटिक जूस में मुख्तलिफ प्रोटीएजेस यानी ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन वगैरह शामिल हैं। ये एंजाइम्स जैसे कि इनके नाम से जाहिर है इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंट्रोकाइनेज एंजाइम के जरिए, जबकि काइमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया जाता है
ट्रिप्सिन की मदद से। पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेजेस भी होते हैं। न्यूक्लियेजेस कहते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को। इसमें ये दो किस्म के होते हैं, डीएनएजेस और आरएनएजेस। न्यूक्लियेजेस डीएनए और आरएनए पर एक्ट करते हैं और उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब ये न्यूक्लियेजेस डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज होकर न्यूक्लियोटाइड्स में तब्दील हो जाते हैं। बाइल का किरदार, डियोडिनम में डियोडिनम के अंदर डाइजेशन में बाइल का किरदार। बाइल लिवर की सिक्रीशन को कहते हैं। लिवर सेल्स बाइल को प्रोड्यूस करते हैं और इसे स्टोर करते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है। बाइल भी एक मिक्सचर है वाटर, सॉल्ट्स और पिगमेंट्स का। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। बाइल सॉल्ट्स नेचुरल डिटर्जेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये कायम में मौजूद फैट पर एक्ट करते हैं और फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं छोटे ग्लोब्यूल्स में। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहा जाता है और इसके नतीजे में जो इमल्शन बनता है, इसके नतीजे में जो सस्पेंशन बनता है उसे इमल्शन कहा जाता है। इमल्सिफिकेशन से फैट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कोई भी छोटी चीज होती है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो इमल्सिफिकेशन के नतीजे में फैट का सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और इस तरह लाइपेज एंजाइम को आसानी होती है फैट पर एक्ट करने में। डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम में फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है और इस कंप्लीशन में ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक लाइपेज अहम किरदार अदा करते हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स में अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज वगैरह शामिल हैं। अमीनोपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। तो अमीनोपेप्टिडेज पॉलीपेप्टाइड्स पर एक्ट करता है और उन्हें पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। सवाल यहां यह पैदा होता है कि इस एंजाइम को अमीनोपेप्टिडेज क्यों कहा जाता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में दो एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिल एंड होता है और दूसरा अमीनो एंड होता है। ये एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एंड पर एक्ट करता है और वहां से अमीनो एसिड्स को या डाइपेप्टाइड्स को अलग कर देता है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम अमीनोपेप्टिडेज है। अमीनोपेप्टिडेज के एक्शन के नतीजे में पैदा होने वाले डाइपेप्टाइड्स पर दूसरा एंजाइम एक्ट करता है जिसे डाइपेप्टिडेज कहते हैं। डाइपेप्टिडेज डाइपेप्टाइड्स पर एक्ट करके उन्हें अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो लिहाजा डाइजेशन के नतीजे में अमीनो एसिड्स का बनना ये प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन कहलाती है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर एक्ट करता है। लैक्टोज मिल्क शुगर है
ये दूध में होता है, इस पर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है और उसे उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके कंपोनेंट्स हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर एक्ट करता है और माल्टोज को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर एक्ट करता है। सुक्रोज कॉमन शुगर है, टेबल शुगर है, ये इस पर एक्ट करता है और उसे उसके कंपोनेंट्स यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ब्रश पाउडर एंजाइम्स में न्यूक्लियोसाइडेजेस और फॉस्फेटेजेस भी शामिल हैं। ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पे। जो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस के एक्शन से पैदा होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस और फॉस्फेटेजेस एक्ट करते हैं और उन्हें ब्रेकअप करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोजेस और फॉस्फेट ग्रुप्स में। पैंक्रियाटिक लाइपेज एमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है और इसे हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी स्मॉल इंटेस्टिन में काइम काइल में तब्दील हो जाता है। नाउ कम टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नाउ कम टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टिन। वो प्रोसेस जिसके जरिए डाइजेशन के प्रोडक्ट्स स्मॉल इंटेस्टिन के ल्यूमन से ब्लड या लिम्फ में दाखिल होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहलाता है। द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन मूव इनटू ब्लड और लिम्फ फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होती है मोनोसेक्राइड्स की शक्ल में। मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर्स को कहते हैं। सिंपल शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह शामिल हैं। मोनोसेक्राइड्स विलाई के कैपिलरी में एंटर होते हैं। विलाई के कैपिलरी नेटवर्क में एंटर होते हैं। एक दफा जब ये मोनोसेक्राइड्स विलस के कैपिलरीज में दाखिल होते हैं तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए लिवर में पहुंचते हैं। लिवर नॉन ग्लूकोज शुगर्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह नॉन ग्लूकोज शुगर्स हैं, तो लिवर नॉन ग्लूकोज शुगर्स को ग्लूकोज में तब्दील करता है। फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की ब्लड में एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। डाइटरी लिपिड्स के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। डाइटरी लिपिड्स की डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के गिर्द बाइल सॉल्ट्स इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। इसके नतीजे में टाइनी स्फीयर्स बनते हैं। ऐसे टाइनी स्फीयर को मिसल कहा जाता है। तो जो ही स्मॉल इंटेस्टिन के ल्यूमन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं तो इसके इर्द गिर्द
बाइल सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें स्मॉल स्फीयर्स या मिसल्स में तब्दील कर देते हैं जी। जब कोई मिसल मूव करके एपिथेलियल सेल्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके कंटेंट्स यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मिसल के कंटेंट्स क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो मिसल जब कांटेक्ट में आता है एपिथेलियल सेल के सरफेस के साथ, तो मिसल के कंटेंट्स यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल डिफ्यूजन के जरिए एपिथेलियल सेल्स में दाखिल होते हैं। एपिथेलियल सेल के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में न्यूट्रल फैट या ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स एपिथेलियल सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनते हैं जिन्हें काइलोमाइक्रॉन्स कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स जो है ये बल्कि होते हैं, तो एपिथेलियल सेल्स के अंदर काइलोमाइक्रॉन बनेंगे, ये बल्कि होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल इतनी परमिएबल नहीं होती है। इसके मुकाबले में लैक्टियल की वॉल ज्यादा परमिएबल होती है, इसलिए ये काइलोमाइक्रॉन जो है ब्लड कैपिलरी में दाखिल होने की बजाय लैक्टियल में दाखिल होते हैं। अब लैक्टियल से ये काइलोमाइक्रॉन जो है लिम्फ की सूरत में लिम्फ के साथ गर्दन के करीब जाते हैं और गर्दन के करीब जाके बड़ी वेन्स में दाखिल होते हैं और यहां से हार्ट के जरिए ये काइलोमाइक्रॉन जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड्स की शक्ल में होती है। अमीनो एसिड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड कैपिलरी में एंटर होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अगर डाइपेप्टाइड्स या ट्राइपेप्टाइड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में तो ये भी दाखिल होते हैं एपिथेलियल सेल्स में। लेकिन एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज के जरिए और इसके नतीजे में अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये अमीनो एसिड्स एपिथेलियल सेल से फिर ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होते हैं। इंटेस्टिनल विलाई से अमीनो एसिड लदा हुआ ब्लड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए लिवर में चला जाता है। लिवर के अंदर इस ब्लड में से अमीनो एसिड को पिक करके मॉडिफाई किया जाता है या उन्हें जनरल सर्कुलेशन में रिलीज किया जाता है। जनरल सर्कुलेशन के जरिए ये अमीनो एसिड्स तकरीबन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद ये अमीनो एसिड्स दोबारा प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम जानते हैं कि अमीनो एसिड की बहुत सी अक़साम होती है। 20 या 25 अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं और बाकी अमीनो एसिड्स जो है एनर्जी प्रोडक्शन या दीगर फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।